ओके तो जब से ओके लेट्स गाइस, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज जेट स्ट्रीम। अब देखो हुआ क्या है कि जब से प्लेन्स की इन्वेंशन हुई है तब से क्या कर रहे हैं, पायलट्स प्लेन को फ्लाई कर रहे हैं। और जब से एडवांस प्लेन्स आने लगे हैं तब हुआ क्या था कि देखो जब पायलट्स बहुत हाई एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड आप सब लोग समझते हैं, हाइट इन द एटमोस्फेयर, तो जब बहुत ऊंचाई पर प्लेन को फ्लाई किया जाता था तो पायलट ये फील करते थे जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हैं तो उन्हें फोर्स मिल रहा है उनके प्लेन को जो एक्सेलरेशन दे रहा है। और जब ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हैं तो उनके प्लेन में कुछ रेसिस्टेंस आ रहा है। तो इस चीज को समझने में थोड़े कंफ्यूज थे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। फिर अलॉन्ग विद द टाइम क्या होता है, देखो 1933 के अंदर यूएस के एक पायलट थे, उनको शौक था कि वो अलोन ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करते थे अपने प्लेन में बैठ के। तो वो फील करते थे कि जब मैं मिड लैटिट्यूड्स पे जाता हूं तो वही मुझे थ्रस्ट मिलता है मेरे प्लेन को, मेरी फ्लाइट को, और जब मैं आता हूं वापस तो मुझे थ्रस्ट नहीं मिलता है, उल्टा रेसिस्टेंस मिलता है। तो उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट करा कि हाँ भाई ऐसा होता है जब पायलट्स मिड लैटिट्यूड पर बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं अपने प्लेन को तो उन्हें या तो एक्सेलरेशन मिलता है वेस्ट टू ईस्ट जब वो जा रहे हैं, और जब ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अभी इस बात बोली जा रही थी पर इसके बहुत अच्छे सोर्सेस नहीं मिल पा रहे थे, और बहुत ज्यादा जो पायलट्स थे वो कंफर्म भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गिने चुने पायलट होते थे वो भी हमेशा ये फिनोमेना फील नहीं कर पाते थे। अब देखो टाइम क्या आता है, टाइम आता है, वन सेकेंड, हाँ, टाइम आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और आप सभी को मालूम है द ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1939 टू 1945। अब देखो हम थोड़ी सी ज्योग्राफी करते हैं, थोड़ा सा एटलस यहाँ करते हैं। ये हमने यूएस का मैप बना लिया, नॉट यूएस बट नॉर्दर्न अमेरिका का एक रफ सा मैप हम बना लेते हैं। इस तरीके से कुछ है, ये अलास्का वाला पार्ट हो गया और नीचे ये कनाडा हो गया और ये वाला पार्ट हो गया दैट इज यूएस। ठीक है, बीच में हमारा आ जाएगा, बीच में अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया अटलांटिक ओशन। और यहाँ पर हमारा क्या है, यूरोप। और मोर प्रिसाइसली मैं बोलूँ तो यूके कुछ इस तरीके से उसका भी है। ठीक है, बहुत रफ सा मैंने बना लिया यूके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो फाइटर जेट्स थे, यूएस की जो प्लेन थे, उनकी फ्लाइट बहुत फ्रीक्वेंट हो रही थी यहां से यहां पर। ठीक है, ये जो पूरा जोन पड़ता है दैट इज इन द मिड लैटिट्यूड। अभी मिड लैटिट्यूड वाली कहानी क्या है, तो देखो लैटिट्यूड क्या होते हैं, हिंदी में मैं बोलूं अक्षांश तो क्या होते हैं, हमारे इक्वेटर से लगा के पोल्स तक जो भी लाइंस हैं वो उन्हें हम सिंपली लैटिट्यूड बोल देते हैं। मिड लैटिट्यूड क्या होता है, जो भी हम 30 डिग्री से ऊपर चलते हैं और 66 डिग्री के आसपास जो वाला लैटिट्यूड्स आते हैं इसे हम मिड लैटिट्यूड बोल देते हैं। अगर बहुत प्रिसाइसली बोल तो 66 के आसपास वाला 50 65 70 ये वाला जो लैटिट्यूड है ये हमारा मिड लैटिट्यूड हो जाता है। तो जब यहाँ पे पायलट फ्लाई कर रहे होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो कुछ ना कुछ फोर्स तो है, बहुत छोटा सा बैंड है और उसमें जाते ही हमें ऐसा थ्रस्ट मिलता है कि मानो प्लेन के नाइट्रोजन लग गया हो, प्लेन उड़ता है भाई, जबरदस्त उड़ता है, ऑलरेडी उड़ता है बट यहाँ तो पता नहीं प्लेन एकदम गजब हो जाता है। तो वहां से ये फिनोमेना कंफर्म हो गया कि हाँ मिड लैटिट्यूड्स में, हाई एल्टीट्यूड में कोई विंड ब्लो करती है, क्योंकि विंड ही हो सकती है और कुछ तो होता नहीं है, दिखती तो है नहीं, और वो जबरदस्त थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। तो हाँ ये यहाँ पे कोई स्ट्रीम फ्लो करती है। ठीक है, और सिंस ये जेट से कनेक्टेड थी इसलिए इसका नाम दे दिया गया जेट स्ट्रीम। तो यहां से जेट स्ट्रीम की जो डिस्कवरी थी उसको कंफर्मेशन मिला। हालांकि बात तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि पायलट्स आते थे देखते थे कि हाँ हमें यहाँ फोर्स मिल रहा है, उससे बहुत पहले भी हो गया था। थियोरेटिकल कंसेप्ट दिए गए थे कि जेट स्ट्रीम कुछ होती है, नाम नहीं दिया गया था, एक ऐसा बोला गया था कि हाई एल्टीट्यूड में पर्टिकुलरली ऐसी कोई चीज होती है जो बहुत तेज ब्लो करती है, कोई विंड है। उसके बाद जब एयर बलून आए तब भी ये चीज हो गई थी कि हाँ भाई हम थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करते हैं
तो कोई विंड बहुत तेज उसको ब्लो करवाती है, बट यहाँ पे उन्हें कंफर्म हो गया। तो ठीक है, ये हमारी है जेट स्ट्रीम, और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि दोबारा इसे समझने की तो एटलीस्ट जरूरत ना पड़े, बस हम हमारा डेटा याद करें और इस टॉपिक से फ्री हो जाएं। देखो अब क्या होता है जेट स्ट्रीम, हमारा टॉपिक ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है, जेट स्ट्रीम इज ए हाई एल्टीट्यूड, और कितना हाई एल्टीट्यूड, ये इतना है ही है कि ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज या फिर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज या लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जितना हाई एल्टीट्यूड नैरो बैंड ऑफ, बहुत छोटा सा बैंड होता है, मतलब अगर मैं बोलूं बहुत छोटे से विड्थ में विंड ब्लो करती है। ये सबको एक बार हम वापस से देखेंगे, अभी हम बस इसको फ्रेगमेंट कर रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फिर हम डेफिनेशन भी समझ लेंगे, कैसे क्यों बनता है वो चीज भी समझ लेंगे। नैरो बैंड, हाई एल्टीट्यूड नैरो बैंड ऑफ क्या आ जाएगा, हाँ, नैरो बैंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सर्कमपोलर, इसका मतलब होता है समथिंग विच सराउंड्स द पोल। अगर मैं अर्थ की बात करूं, ये आ गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, इस पर अगर मैं बोलूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दीज आर पोल्स, ये साउदर्न आ गया, सॉरी नॉट पोल बट पोल, साउदर्न पोल, और ये नॉर्दर्न पोल। तो सर्कम पोलर का मतलब हो जाएगा कुछ इनको चारों तरफ से यूं जा रही हो, इधर यूं जा रही हो, फिर वापस घूम के इधर आ रही हो, ठीक है। फिर वापस से आते हैं हमारे डेफिनेशन में, मिड लैटिट्यूड जियोस्ट्रॉपिक, इस वर्ड को आप अभी छोड़ दो, सबसे पहले हम इसी को डिकोड करेंगे, ठीक है। वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली क्यों, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती है। ये हमेशा मैप में क्या होता है, हमारा जो ऊपर वाला साइड है दैट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज वेस्ट एंड दैट इज ईस्ट, तो डायरेक्शन जो होती है यूं होती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हाई एल्टीट्यूड नैरो बैंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सर्कमपोलर मिड लैटिट्यूड जियोस्ट्रॉपिक वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है। और इसके साथ आप इसमें एक चीज और जोड़ देना, यूजुअली meandering, मियंडरिंग क्या होता है, देखो अगर आपने ज्योग्राफी में रिवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, मियंडरिंग रिवर्स, ठीक है। मियंडरिंग रिवर क्या होता है, या तो देखो कोई चीज एकदम सीधी चलती है अपनी रास्ते पे, या कई बार क्या होता है वो सांप की तरह चलती है, स्नेक जो चाल होती है ना, ऐसे करके कुछ ऐसे है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है, सॉरी नॉट ये वाला डायरेक्शन, बट ये वाला जो पाथ है इसको हम बोलते हैं मियंडरिंग पाथ। इसमें क्या होता है, रिवर पहले, रिवर या कोई भी चीज पहले यूं जाएगी, फिर गोल गोल घूम के ऐसे ऐसे चलती रहेगी, इधर जाएगी फिर इधर आएगी फिर इधर जाएगी, ऐसे ऐसे, ये होता है मियंडरिंग पाथ, ठीक है। तो इनका पाथ मियंडरिंग भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें होती है क्यों होती है, इसको हम अभी एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे जेट स्ट्रीम बनती ही क्यों है, क्या क्या इसकी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सब चीजें हम डिकोड करने वाले हैं। तो देखो हाई एल्टीट्यूड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें बात आती है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है, देखो जो हमारी ट्रोपोस्फियर होती है, 1 सेकेंड, देखो अगर मैं एक ये बोलता हूं, देखो ये सिंपल सरफेस हो गई हमारी, दिस इज अर्थ, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार के लिए इक्वेटर, यहां पे मैं लिख देता हूं पोल्स, ये नॉर्दर्न पोल लिख दिया मैंने, एक बार के लिए साउदर्न पोल लिख दिया। अब ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने ये डायग्राम मैं ऐसे भी बना सकता था इस तरीके से,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये इक्वेटर, जैसा आप यूजुअली अपनी बुक में देखते हैं, बट थोड़ी क्लियरिटी ले आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यही क्लियर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये डायग्राम एंड दिस डायग्राम आर ऑलमोस्ट सेम, बस हमने करा क्या है कि नॉट ऑलमोस्ट बट इक्वली सेम, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया है। अब देखो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं 1 सेकेंड, हाँ, कि एटमॉस्फेयर कैसा होगा, तो हम सभी को मालूम है कि इक्वेटर पे जो जो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है वो सबसे ज्यादा होती है और इधर धीरे धीरे आगे कम हो जाती है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये है हमारा रीजन या लेयर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है टॉप मोस्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो अब वापस से पीछे की तरफ आओ आप लोग एक बार, हमने क्या बोला, हाई एल्टीट्यूड, और इसमें आप डाल दो, आप लिख सकते हो हाई ट्रोपोस्फेरिक, सॉरी, और ट्रोपोपॉजिक। ठीक है, कि यहां पर ब्लो करेगी इस वाले एरिया पे, अगर ब्लो करती है तो, ठीक है, यहां पर ब्लो करती है तो इस पे करेगी, यहां ब्लो करती है तो इस हाइट पे करेगी। हाइट माइट बी डिफरेंट अलॉन्ग विद द लैटिट्यूड। ऐसा क्यों होता है, देखो ट्रोपोपॉज पे ब्लो करती है, ट्रोपोपॉज पे ही क्यों ब्लो करती है ये भी हम चीज देख लेंगे। अभी के लिए एक बार ये देखो कि ट्रोपोपॉज पे ब्लो करती है, विंड हमेशा ब्लो ही करती है, वाटर हमेशा फ्लो करता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो अब हो क्या रहा है कि इक्वेटर पे क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एयर होती है उसका एक्सपेंशन होता है तो वो ज्यादा हाइट तक चली जाती है। तो यहाँ पे जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होगी उसकी जो विड्थ होगी, उसकी जो मोटाई होगी, विड्थ होगी, मोटाई होगी, हाइट होगी, वो काफी ज्यादा होगी। यहाँ पे रिलेटिवली कम होगी और यहाँ पे और कम होगी। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप यही समझ लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम भी होना चाहिए कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं अगर उनमें लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या हाइट में वेरिएशंस आती हैं, उनके जो हाइट है उसमें, तो हाँ बिल्कुल आती है। अगर वो पोल्स पे ब्लो करेगी तो इस हाइट पे करेगी, यहाँ करेगी तो इस हाइट पे करेगी, यहाँ करेगी तो इस हाइट पे करेगी। एवरेज हाइट कितनी होती है, यहाँ ये है 6 to 7 किलोमीटर हाइट या 6 to 7,000 मीटर्स। ये क्या होगा, ये 7 to 9 कर दीजिए आप, और ये 10 to 11 हो जाएगा, 10 to 12 किलोमीटर। ठीक है, सीजनल वेरिएशंस भी इनमें आती रहती है, बट एक बार के लिए हमने रफली फिगर ये ले लिया। ज्योग्राफी इज ऑलमोस्ट साइंस, नॉट ऑलमोस्ट साइंस बट ज्योग्राफी इज साइंस ओनली। और होता क्या है कि ज्योग्राफी में आप जिस तरीके से साइंस को पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है, टर्म्स पे ध्यान देना है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, रीजन है। ऐसा नहीं है कि बिना रीजन के कोई चीज हो रही है। इट माइट हैव हैपेंड, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी हो कि किसी चीज के ओरिजिन का हमें मालूम ना हो, बट दैट इज साइंटिफिकली, है ना। ऐसा नहीं है कि मन से कुछ हो रहा है, हिस्ट्री में कोई इवेंट हो गया तो हो गया, यू कैन नॉट से कि क्यों हुआ, उसके हम इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं, प्रोबेबली इस कारण हुआ होगा या इस कारण हुआ होगा, कुछ फलाना ढीम का रीजंस रहे होंगे। यहाँ पे बकायदा प्रूव होता है, साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं। तो जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, ब्लो करती है, उसके एविडेंसेस हैं कि हाँ भाई करती है, यहाँ पर ब्लो करती है तो इसी रीजन के हैं कि यहाँ पर क्यों ब्लो करती है। ठीक है, वो सारे कारण देख लेंगे हम। अब देखो उसके बाद हमारा क्या था, हाई एल्टीट्यूड हमने देख लिया, उसके बाद था, सॉरी, नैरो बैंड ऑफ, इसी में समझ लेते हैं। अब देखो जेट स्ट्रीम क्या होती है, बहुत छोटा सा एरिया होता है। अगर मैं बात करूं, देखो ये मैं बना रहा हूं अर्थ, ठीक है, और अर्थ को सराउंड करता हुआ इसका एटमॉस्फेयर भी होगा, जिसको मैं यूं यूं बना देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, अब ये जेट स्ट्रीम जो होगी वो आप कुछ इस तरीके से समझना कि बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है। अभी सिंपली ऐसे समझो कि इस जो रिकॉर्डिंग रूम है इसमें मैं हूं, बट पूरे में जेट स्ट्रीम ब्लो नहीं करेगी। अगर ये पूरा अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो बहुत छोटे से एरिया में, इतने से एरिया में कितना एरिया होगा, यूजुअली 150, 200, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 600 किलोमीटर। ये मैं ऐसी रेंज दे रहा हूं ना जो यूजुअली नहीं मिलती है, बट माइट भी हो सकती है। यूजुअली जो रेंज है ये इतनी है, इतनी ही इसकी विड्थ होती है। ठीक है, और ये जो विड्थ है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू ड्रॉ, देखो मैं इसे ड्रॉ करता हूं, मैंने बोल दिया कि भाई हाँ, एक बार मैं जेट स्ट्रीम ही बना रहा हूँ, ये मैंने मियांडरिंग पाथ में जेट स्ट्रीम बना दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने जेट स्ट्रीम बना दी, हाँ कि ये इसकी विड्थ है, भाई मैंने लिख दिया समझाने के लिए आपको, 150 किलोमीटर की विड्थ है, इसी में जेट स्ट्रीम बह रही है। यहाँ भी जेट स्ट्रीम नहीं है, यहाँ भी जेट स्ट्रीम नहीं है। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि इसी एरिया में, इसी चौड़ाई में विंड ब्लो कर रही है, बहुत तेज विंड ब्लो कर रही है। यहां पे विंड स्टेशनरी है, यहां पे विंड स्टेशनरी है। इसको समझना, जिस तरीके से क्या होता है, हम लैंड पे खड़े हैं और हमारे बगल से नदी बह रही है, तो उधर भी लैंड स्टेशनरी है, इधर भी लैंड स्टेशनरी है, केवल वाटर फ्लो कर रहा है। बस वही जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है कि इधर भी जो एयर है स्टेशनरी है, इधर भी एयर स्टेशनरी है, बस बीच में क्या है, एयर जो ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है। बहुत परफेक्टली अगर मैं बोलूं तो दैट इज जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो इस कुछ ऐसे वही ब्लो करेगी। और एक चीज मैं वहां लिखना भूल गया हूं, इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत हाई होती है। इसको हम वहां भी ऐड कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, अरे यार कहाँ गया, आई डोंट नो वेयर इट वेंट, डिड आई डिलीटेड इट, नॉट। ठीक है चलो, आई एम डूइंग रॉन्ग, मैं आपको पहले ही समझा रहा था और स्लाइड्स बाद में नहीं चाहिए थी, बट लीव इट। देखो, हाई एल्टीट्यूड हाई वेलोसिटी, चलो वापस से वही समझते हैं इसको, यहाँ पे हम थे और वापस से आते हैं। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी देखो इसकी 150 किलोमीटर से लगा के 300, 400, 500 किलोमीटर पर आवर, काफी ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे जो विंड ब्लो कर रही है स्टेशनरी या हल्की फुल्की मूव कर रही है, ये तो एकदम गजब स्पीड में मूव कर रही है भाई, 150, 200, 500 की स्पीड में मूव कर रही है। अच्छा, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पूरी जेट स्ट्रीम है उसमें विंड का स्पीड क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी रिलेटिवली, जो पेरीफेरी है इसकी, ये वाला जो पार्ट है पेरीफेरी, ये वाला पार्ट है पेरीफेरी, यहाँ पे जो विंड की स्पीड होगी दैट दैट शैल बी रिलेटिवली लो, रिलेटिवली लो। और जो सेंट्रल पार्ट है, कोर पार्ट है, यहाँ पे जो स्पीड होगी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझना। अब हमारे दो पॉइंट्स हो चुके हैं, हाई एल्टीट्यूड हाई वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी कैसी है कि पूरी में सेम वेलोसिटी नहीं होगी, जो कोर पार्ट है उसमें हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो साइड वाला पार्ट है उसमें हमेशा वेलोसिटी कम होगी। ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट वांट टू ब्रिंग साइंस हियर, बट आप इतना समझ लीजिए कि फ्लूइड्स यानी जो गैस और लिक्विड्स होते हैं उनमें यूजुअली ऐसा ही होता है। जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है वहां पे जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड होती है वो कम होती है, और जो कोर वाला पार्ट होता है वहां पर ज्यादा होती है। ये लिक्विड में भी होता है और ये गैसेस में भी होता है, सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देखो, तीसरी चीज हमारी क्या है, नैरो बैंड। ठीक है, सरकमपोलर, ठीक है पहले ही समझते रहते हैं फिर इसको। सरकमपोलर क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर वापस से समझाता हूं। देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये इक्वेटर है। जेट स्ट्रीम का जो फिनोमिना है आपको नॉर्थ पोल पे भी देखने को मिलेगा, यहां भी होता है, सॉरी नॉट नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आपको देखने को मिलेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको देखने को मिलेगा, इधर भी होता है। ऐसा नहीं है जेट स्ट्रीम केवल इधर होता है या इधर होता है। हाँ, उसकी स्पीड वगैरह में, कॉन्टिन्यूटी वगैरह में, रेगुलरिटी वगैरह में वेरिएशंस आते रहते हैं और उनके भी कारण होते हैं, वो भी हम चीज देख लेंगे। सबसे पहले यही देखते हैं कि देखो, अब यहाँ पे सरकमपोलर है तो मिड लैटिट्यूड्स वाला रीजन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला, और इधर ये वाला। और वापस से 1 सेकेंड, हाँ दैट्स परफेक्ट। अब ये कैसे ब्लो करेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पोल्स को सराउंड करेगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं ये पोल बना दूं यहां पर तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही होगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सरकमपोलर। और ये फिनोमिना होता है, ये बहुत रेगुलर फिनोमिना है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, मिड लैटिट्यूड वी हैव ऑलरेडी सीन। ये जो वर्ड है जियोस्ट्रो, एक बार पहले वेस्टर्ली देख लेते हैं। वेस्टर्ली, देखो ज्योग्राफी में क्या होता है, किसी भी विंड का नाम कैसे दिया जाता है, जहां से उसका ओरिजिन हो रहा होता है, जिस डायरेक्शन से वो आ रही होती है। आपने बहुत बार सुना होगा इंडियन मॉनसून जो प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में आता है, जो वो कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। अगर मैं इंडिया का कुछ पेनिनसुला इस तरीके से बनाऊं तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज अरेबियन सी, इधर से मॉनसून आता है
ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट हो गई। और जब हमारा रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून होती है वो किधर से आता है, वो आता है नॉर्थ ईस्ट से, इस वाली डायरेक्शन में, तो इधर से। अब ठीक है, डायरेक्शन आप कैसे लोगे, जहां अगर यहाँ पर कोई आदमी बैठा है तो विंड्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन से महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, तो जो विंड की डायरेक्शन है वो उसके साउथ वेस्ट से हो रही है, तो इसलिए इसे बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। अब इस चीज को यही भूल जाइए, बस आप ये याद रखिए कि विंड्स की डायरेक्शंस को हम कहां से लिखते हैं, जहां से उनका ओरिजिन हो रहा होता है। और इसका ओरिजिन कहां से है, इसका ओरिजिन है वेस्टर्ली। वेस्टर्ली हम बोलते हैं जो विंड वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। तो जेट स्ट्रीम कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती है, ये भी कारण हम देख लेंगे क्यों करती है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ड देखा था मियांड्रिंग। मियांड्रिंग का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो स्नेक जैसे चलता है वैसे कुछ इनका ऐसे चलती है, हमेशा नहीं चलती है, और हमेशा तो ज्योग्राफी में कुछ होता ही नहीं है, बार बार चेंज होता रहता है। जब आप बहुत डीपली ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यू विल बी शॉक्ड टू नो कि बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं कि जो आपने जीवन भर पढ़े हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी गलत होते रहते हैं। तो ठीक है, उतना हमें नहीं जाना है, हमें तो सिंपल हमारे टॉपिक तक स्टिक रहना है। तो ये मियांड्रिंग फ्लो होता है, जो स्नेक की डायरेक्शन मतलब स्नेक की जैसे चाल होती है उस तरीके से कुछ है, तो दैट इज मियांड्रिंग फ्लो। तो इनकी डायरेक्शन मियांड्रिंग हो सकती है। अब एक वर्ड पे हम अटके थे, दैट वाज जियोस्ट्रॉपिक। देखो क्या होता है जियोस्ट्रॉपिक, मैंने अभी आपको बताया था कि ज्योग्राफी इज अ साइंस। साइंस में हम अगर कुछ भी चीज बोलते हैं तो देयर शुड बी अ रीजन और लॉजिक बिहाइंड दैट। अगर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। तो बस आप इसको ब्रेक डाउन करो वर्ड को, जियोस्ट्रॉपिक को। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। स्ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, टर्निंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनका ओरिजिन क्या है, देखो वो उनके दो कारण है, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, प्लस कोरियोलिस फोर्स है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग ये दोनों चीजें जानते होंगे। प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, जब भी डिफरेंस इन द प्रेशर होता है, एक जगह हाई प्रेशर है एक जगह लो प्रेशर है, ठीक है, तो विंड हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, चाहे टेम्परेचर की कंडीशंस कैसी भी हों, ठीक है, कोल्ड विंड हॉट विंड कैसा भी हो, अगर विंड हमेशा ब्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपको चीज रट लेनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए बट सिंस इट इज आवर टॉपिक तो आई एम वंस अगेन सिंप्लीफाइंग इट। कोरियोलिस फोर्स इज अ फोर्स दैट डिफ्लेक्ट एनी ऑब्जेक्ट which is traveling in northern hemisphere और in southern hemisphere, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है या साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो वो डायरेक्शन से अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करता है कोरियोलिस फोर्स। कैसे डिफ्लेक्ट करता है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो अपनी डायरेक्शन से, देखो बहुत आसानी से समझो इसको, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो डायरेक्शन शुड बी दिस, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट तक पहुंचना चाहिए था, बट होगा क्या कि वो अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होता रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपनी डायरेक्शन से कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता रहेगा। ऐसा क्यों है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना डिफ्लेक्ट होगा, जितनी उसकी स्पीड होगी, जितनी स्पीड होगी उतना ही डिफ्लेक्ट होगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोरियोलिस फोर्स जब भी आप पढ़ो हमेशा डिफ्लेक्शन ही होगा, मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर तो यहां भी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो फ्रिक्शन के कारण हो सकता है कम हो जाए, कोरियोलिस फोर्स वेलोसिटी में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं लेकर आएगा, वो केवल डिफ्लेक्शन में चेंजेस लेकर आएगा, ठीक है। और यहां भी सेम फिनोमिना होगा। आपको ये चीज हमेशा रट लेनी है, दिमाग में बैठा लेनी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं टुवर्ड्स देयर राइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं टुवर्ड्स देयर लेफ्ट, कौन सी जो भी डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट है, उसके राइट में इधर और इधर जो है उसके लेफ्ट में वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया।
अब चलो वापस इस वर्ड पे आते हैं। इन दोनों से हमने क्या समझा कि हाँ भाई इसका जो ओरिजिन है वो माइट बी जो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण है, बिल्कुल विंड है, कुछ अगर ब्लो कर रही है तो प्रेशर ग्रेडियंट ही काम करेगा दुनिया में कहीं भी, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, और कोरियोलिस फोर्स उसमें डिफ्लेक्शन लेके आ रहा है, तो यही सिंपली जियोस्ट्रॉपिक है। अब होता क्या है देखो, एक सेकंड, एक चीज और थी इसमें, हाई वेलोसिटी। हाँ हाई वेलोसिटी वाला वाज देयर, इट वाजंट हियर, इट इज हियर। हाँ देखो, ये हाई वेलोसिटी, हमने ये तो देख लिया था कि जो वेलोसिटी होती है वो जो पेरीफेरी होता है इसमें रिलेटिवली लो होती है, और जो स्कोर पार्ट होता है इसमें रिलेटिवली हाई होती है। इसकी हाई वेलोसिटी के पीछे एक कारण और भी है, और बहुत अच्छा कारण है। बहुत अच्छा कारण क्या है देखो, ये हमने अर्थ बना दी, ठीक है, ये हमने सरफेस बना दी। सरफेस पे आपको मालूम है कि कुछ फीचर्स होते हैं, सरफेस फीचर्स होते हैं, जैसे कुछ माउंटेन्स हो गए, कुछ बेसिन्स हो गए, ट्रीज हो गए, मकान हो गए, कुछ भी हो गए, है ना। यहाँ पे इस वाली हाइट पे आपको कोई फीचर नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी चीज यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द एयर इज वेरी हाई। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। पहला तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स हो गया, रिजेस हो गई, प्लेट्यूज हो गए, वो सब जो भी एयर ब्लो कर रही है उसको रेसिस्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस लेके आते हैं, और डायरेक्शन तो छोड़ो एक बार के लिए, वो खुद ही रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से इतनी ज्यादा डेंसिटी है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ होती है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर जहां हम रह रहे हैं वहीं होती है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यही तो होता है एयर का। तो एयर इतनी ज्यादा है कि जो एयर मूव कर रही होती है उसको दूसरी एयर का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा नहीं हो पाती है। यहाँ पे ना तो कोई ज्योग्राफिकल फीचर है, और जो डेंसिटी है एयर की वो भी काफी कम है, इसीलिए यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब देखो, अब चीज ये आती है कि भाई ये सब चीजें बोल दी तो बहुत अच्छा लगा, पर ये जेट स्ट्रीम बनती ही क्यों है। तो देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वर्टिकल राइज ऑफ द एयर हो रहा है, वर्टिकल राइज ऑफ एयर का मतलब क्या है कि एयर ऊपर उठ रही है, किसी भी तरीके से एयर ऊपर उठ रही है, और इतना ऊपर उठ रही है कि वो ट्रोपोपॉज तक ऊपर उठ जाए, ठीक है, अच्छी स्पीड में ऊपर उठ जाए, और वहां उसे कोरियोलिस फोर्स तो पूरी अर्थ पे काम करेगा, एटमॉस्फेयर पे भी काम करेगा, और वहां उसे कोरियोलिस फोर्स मिल जाए तो जेट स्ट्रीम बन जाएगा। अब सवाल ये होता है कि इतना ऊपर एयर उठती कैसे है, कि भाई अगर मैं तो किसी चीज की हीटिंग करूंगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, अरे धुआं भी बना दे तो 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक चला जाएगा, उसके बाद तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम सबने पढ़ा है। देखो वो क्या चीज है, एक तो आप सबने पढ़ा होगा, क्या बोल, हीटिंग ऑफ द एयर, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, और एक आपने पढ़ा होगा एयर मासेस, कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस। ये पहला है, ये दूसरा है, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। और देखो अब होने क्या वाला है, पहले इस पर हम आते हैं, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ की सरफेस आ गई है, और ये आ गई हमारी इक्वेटर, ठीक है। अब हम सबको मालूम है, और देखो ये हमारी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी आ गई टीसी टीसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम सभी को मालूम है कि होता क्या है, कि यहाँ पर जो सनलाइट होती है थ्रू आउट द ईयर स्ट्रेट पड़ती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट पड़ती है, बहुत प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ तो होगा क्या कि यहाँ से एयर का कन्वेक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा कि एयर राइज करेगी। अगर सोलर वेव्स, सन रेज या सोलर वेव सीधी आ रही हैं तो हीटिंग होगी एयर की, हीटिंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसमें एक्सपेंशन होता है,
और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, इधर इधर तो कम मूव करेगा, इधर ज्यादा मूव करेगा। हालांकि मूव तो इधर भी करेगा इधर भी करेगा, बट सिंस डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है तो उसे इतना ज्यादा चांसेस मिल नहीं पाता है। ऊपर डेंसिटी कम है तो ऊपर बहुत तेजी से मूव करता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन खाली मिल पा रही है। और कितना मूव करेगा, इतना मूव करेगा कि ट्रोपोपॉज तक चला जाए। और वहां जाने के बाद क्या होगा, देखो इधर भी फैल जाएगा और इधर भी फैल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी एयर ऊपर उठ रही है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, और इसे मिल गया कोरियोलिस फोर्स। इसे क्या मिल गया है, कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स पूरे धरती पर, पूरी अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब अगर मैं भी मूव कर रहा हूं तो मुझ पर भी लगेगा। बट सिंस मेरी स्पीड बहुत कम है, मेरा जो मास है बहुत कम है, मास को तो छोड़ा, आप स्पीड बहुत कम है तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इधर काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स काम करेगा और क्या होगा, ये जेट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा ये तो चलो एक पॉइंट हो गया। अब आप ये पूछोगे, और पूछना भी चाहिए, कि ये मिड लैटिट्यूड तक कहां तक पहुंच गया। ये वाली बात तो बोला सर, हमें मालूम ये चलता है कि यहां से एयर उठी और ये बगल में बैठ गई, ठीक है, इधर बैठ गई, और इसे आपने कुछ हेडली सेल भी नाम दे दिया। फिर यहाँ पे क्या होता है, इधर भी आई, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो इधर क्या आपने फेरल सेल नाम दे दिया और इधर एक पोलर सेल बन जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे एयर आई और टेंड, मतलब मूव करना, टेंड किया, मूव करना स्टार्ट किया और कोरियोलिस फोर्स लगा, तो वो बन जाएगी जेट स्ट्रीम। अब देखो होता क्या है कि ये चीजें तो हमने पढ़ ली, बट हमें ये चीज मालूम है कि ये जो हम इक्वेटर पढ़ रहे हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में ये होता है ITCZ। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, तो वहां पर ये सारी चीजें काम करती है। आपने अगर ये सब चीजें पढ़ी होंगी तो आपको एक बहुत बेसिक सा आइडिया होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इक्वेटर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। अगर मैं ज्योग्राफी की बहुत प्रिसाइसली लिखूं तो ये ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। ठीक है, और बगल वाले लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, फिर हेडली सेल बनेगी, फिर फेरल सेल बनेगी, और लास्ट में बन जाएगी हमारी पोलर सेल। तो ये वाली तो यहां मिल जाएगी। एक एक क्या होता है, कॉन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस। अब देखो क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी आप देखना। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें केवल ऊपर तक एयर कैसे मिली, इसके अलावा हम कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। हमें केवल एक ही चीज समझना है कि एयर ट्रोपोपॉज तक गई कैसे। तो एक कारण तो हमें ये मिल गया कि इस तरीके से जाती है, दूसरा हमें क्या मिल रहा है, ये वाला। आपको मालूम है कि जब एक कोल्ड एयर मास है और एक वार्म एयर मास है, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है, ये वाला जो जोन होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो वार्म एयर है वो राइज करती है। अगर मैं अब इसको ऐसे बना रहा हूं, देखो ये तो है वार्म एयर और ये है कोल्ड एयर। ठीक है, तो वार्म एयर क्या होता है, अब पूरा गेम इसी का होगा, यही सेलेक्ट करते हैं। वार्म एयर क्या होता है कि कोल्ड एयर के ऊपर जाती है। ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि कोल्ड एयर काफी डेंस होती है, तो हमेशा डेंस चीज, भारी चीज नीचे रहती है, हल्की चीज ऊपर जाती है। तो ये इतना ऊपर चली जाती है कि ये ट्रोपोपॉज तक चली जाती है, कई बार लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में भी चली जाती है। ठीक है, तो वहां तक जब ये चली जाएगी तो इसे भी क्या होगा, जब इस हाइट पर गई तो इसे भी डायरेक्शन मिल चुकी है। अब ये भी जेट स्ट्रीम में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ज्यादातर जेट स्ट्रीम बनती है वो इसी कारण से बनती है। इसके अलावा भी जेट स्ट्रीम के कुछ ओरिजिन के कुछ रीजंस हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल है। हमें जब हम इस टॉपिक को और डीपली पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कई बार जेट स्ट्रीम ऐसी ऐसी जगह बन रही है जहां पे हमारी थेरीज अप्लाई नहीं हो रही है। तो उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि अभी हम वो चीज नहीं जानते। अलॉन्ग विद डिस्कवरीज और बहुत जब स्टडीज होंगी, बहुत जो अच्छे अच्छे ज्योग्राफिसिस्ट हैं वो थियरीज देंगे तो वो चीजें हमें डिकोड हो जाएंगी। बट अभी के लिए हमें ये मालूम नहीं है, क्योंकि जो ये जेट स्ट्रीम वाला जो फिनोमेना है बहुत नया है, हाई एल्टीट्यूड पे होता है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो हमने ये भी देख लिया कि कारण क्या है। अब देखो अब क्या होगा, अब आप देखो कि मेंडरिंग होती क्यों है। हम बार बार ये देख रहे हैं कि मियंडरिंग होती है, मियंडरिंग होती है, अरे ये होती ही क्यों है, हमें तो सीधा सीधा ये समझा दो कि क्यों होती है। अब देखो वापस से हम जा रहे हैं इस पे, ये हमारा कोल्ड एयर मास आ गया और ये हमारा
वार्म एयर मास आ गया। अब देखो, जितना इनमें टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, मियंडरिंग कम होगी। तो अगर मैं सिंपली बोलूं तो टेम्परेचर डिफरेंस, इसको मैं अभी एक बार के लिए टीडी लिख रहा हूं, समझना, टेम्परेचर डिफरेंस इन बोथ द एयर मासेस जितना ज्यादा होगा उतनी ही मियंडरिंग कम होगी। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ही मियंडरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके पीछे क्या कारण है, तो उसको देखो कुछ इस तरीके से समझो, अलग कलर लेते हैं हाँ, ताकि समझ में आए। ये हमने अर्थ बनाई, ठीक है, अब इसमें हमने बना दिया ये वाला कि भाई ये वाला रीजन जो है ये कोल्ड रीजन है, ठीक है, और इसके नीचे वाला जो एरिया है दैट इज ये वाला, ये क्या है। अब आप एयर मास पे भूल जाओ, एक बार के लिए आप समझो सीधा समझने के लिए कि दैट एंटायर पार्ट इज, दिस एंटायर पार्ट इज वार्म, दिस एंटायर पार्ट इज कोल्ड। तो अब होगा क्या, कोल्ड वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मैं एक बार के लिए लिखता हूं ये -50 है और ये 50 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 100 डिग्री का आ गया। और 100 डिग्री के डिफरेंस में एयर में बहुत ज्यादा डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या होगा, जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास दोनों टकराएंगे, जब दोनों में कोलिजन होगा, तो कोल्ड एयर है ये तो बहुत ज्यादा डेंस है, ये तो ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, ये तो क्या होगा कि पूरी की पूरी वार्म एयर को ऊपर उठा देगी। तो यहां पर क्या होगा कि वार्म एयर कुछ, अगर मैं लिख देता हूं ये -50 है और ये +50 है, ये जो डिग्रीज हैं जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो क्या होगा कि वार्म एयर होगा एकदम सीधी सीधी राइज करेगी, यानी इसका डायग्राम कैसे होगा, इसको इस तरीके से समझना, ये पूरा का पूरा कोल्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा पूरा, सॉरी, ये पूरा कोल्ड पार्ट ऐसे कैसे रह जाएगा और वार्म एयर इसके पूरे ऊपर चढ़ जाएगी। बट अब आप समझना एक बार के लिए, अगर इनमें टेम्परेचर डिफरेंस रिलेटिवली कम है, मैं बोल देता हूं हाँ ये कोई ऐसा नहीं है, ये मैंने बोल दिया 10 डिग्री है और ये मैंने बोल दिया 20 डिग्री है, ठीक है, तो 10 डिग्री में जो मैं बोलूं इनकी डेंसिटी, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। और जब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है तो क्या होगा कि कई कई जगह यूजुअली होगा तो यही कि वार्म एयर ही राइज करेगी, कभी भी कोल्ड एयर राइज नहीं करेगी। पर होगा क्या कि जब ये इन दोनों में कोलिजन होगा, ये वाला कोल्ड एयर इधर आएगा तो मेजॉरिटी टाइम क्या होगा कि कोल्ड एयर ही क्या होगा, वार्म एयर को पेनिट्रेट करेगा। बट कई जगह ऐसा भी हो जाएगा कि वार्म एयर होगा वो कोल्ड एयर के पेनिट्रेट कर जाएगा रिलेटिवली। यहाँ पे अगर टर्म हम रिलेटिवली काम ले तो काफी सही होगा। तो ये रिलेटिवली जो कोल्ड है, ये वाला एयर इधर वार्म एयर में घुस गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वार्म एयर है ये रिलेटिवली कोल्ड में थोड़ा बहुत घुसा है, तो ऐसे ऐसे कुछ चलेंगे। अब जो विंड राइज करेगी वो जैसा ये हुआ है इसमें ही तो ब्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन उन्हें मिल रहा था एकदम सीधा, तो वो सीधा ऐसे ऐसे ब्लो कर रही थी। अब क्या होगा, उसे डायरेक्शन मिल गया थोड़ा अलग, है ना। अब वो क्या करेगी, जहां पे ये ब्लो करा है ऐसे गया है, अंदर से ऐसे ऐसे बहना स्टार्ट करेगी, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बहना स्टार्ट करेगी। आप समझना इस चीज को एक बार वापस से समझना, जब कोल्ड एयर वार्म एयर को पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी कोल्ड एयर वार्म एयर को पेनिट्रेट कर रही है और केवल ऊपर वार्म एयर जा रही है। जो वार्म एयर वाला पार्ट है ये कोल्ड एयर को पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पाथ क्या पूरा स्ट्रेट है। यहाँ पर उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा क्या हो गया, इसका थोड़ा चेंजेस आ गए इसमें। यहाँ पे कोल्ड एयर ने तो मेजॉरिटी पार्ट में वार्म एयर को पेनिट्रेट करा है, बट कई जगह पे वार्म एयर ने भी कोल्ड एयर को पेनिट्रेट कर दिया है। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो वार्म एयर राइज करेगी, इधर तो ऐसे राइज करेगी और यहाँ पे थोड़ा कोल्ड एयर वाले पार्ट में ये चली जाएगी, तो जो फ्लो होगा, ब्लो होगा विंड का, वो कुछ इस तरीके से होगा, इसलिए इसका पाथ मियंडरिंग हो जाएगा। आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि पाथ मियंडरिंग होगा, नहीं भी हो सकता है, नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए। जब मैं बोलूं ग्रेडियंट वर्ड तो इसका सिंपल सा मतलब है डिफरेंस, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, किस में होना चाहिए, दोनों एयर मासेस में होना चाहिए। ठीक है, अब हम वापस से हमारी पहले वाली चीज पे आते हैं कि हमें इनके ओरिजिन का कारण मालूम चल चुका है। ठीक है, अब देखो 1 सेकेंड। अब देखो यहां पे देखने वाली चीज क्या है कि भाई आप हमें ये बताओ कि ये परमानेंट होती हैं या टेम्परेरी होती हैं।
और ये वाला वर्ड जो होता है हम ज्योग्राफी में यूजुअली नहीं लिखते हैं, वैसे लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं, बट यूजुअली अवॉइड करके इसे सीजनल लिखते हैं। ठीक है। अब ये परमानेंट भी होती हैं, टेम्परेरी भी होती हैं। परमानेंट का मतलब क्या, पूरे साल भर ब्लो करती है। हाँ, आप कह सकते हो कि पूरे साल भर ब्लो करती है, अगर साल भर भी ब्लो नहीं करती है, यूजुअली थ्रू आउट द ईयर। अब वहां यहां मैंने वर्ड लिखा यूजुअली, तो फोकस करना, यूजुअली ये वाला है, अगर नहीं भी होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और 8-10 महीने लिख दो, 6-8 महीने लिख दो, बहुत अच्छा टाइम है ज्योग्राफी के हिसाब से ये, तो ऐसे भी ब्लो करती है। सीजनल क्या होता है, 2-5 महीने ब्लो करके खत्म हो जाती है, तो ये इस तरीके की भी होती है, इस तरीके की भी होती है। अब हम बात करते हैं इस तरीके की कौन सी होती है। तो परमानेंट की जब हम बात करते हैं, तो इसके दो टाइप्स हैं, एक तो पोलर जेट्स हैं, ठीक है, और एक कौन सी होती है, एक सब ट्रॉपिकल जेट्स होती हैं। ध्यान रखना, एक पोलर जेट्स होती है, एक सब ट्रॉपिकल जेट्स होती हैं। इसको बोलते हैं पीजे, और इसको, ठीक है, ये पोलर जेट फ्रंट है, ये सब ट्रॉपिकल जेट है। पोलर जेट और सब ट्रॉपिकल जेट में क्या अंतर है, नाम से आपको मालूम चल चुका होगा, बस वही अंतर है। अगर मैं बनाता हूं ये अर्थ, मैंने बना दी भैया ये अर्थ, ठीक है, अब हम इसी पे फोकस करते हैं, इधर का अपने आप समझ में आ जाएगा, ये हमने लिख दिया नॉर्थ पोल, ठीक है। अब पोलर जेट्स कौन सी होंगी, ये जो पोलर वाला पार्ट है, जो अपने क्या होता है, मिड लैटिट्यूड से पोल्स वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, इनका फॉर्मेशन इस वाले पार्ट में होगा। अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बोलूँ तो 66.5 डिग्री के मतलब टुवर्ड्स पोल, इधर जाएंगे तो नॉर्थ साइड में, इधर जाएंगे तो साउथ साइड में, ठीक है। यहाँ पे बनेगी हमारी पोलर जेट्स, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जेट्स कहाँ बनेगी, ये बीच में हमारी बन जाएगी इधर सब ट्रॉपिकल जेट्स। अब देखो, पोलर जेट्स क्या होती है, ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहती है। सब ट्रॉपिकल जेट्स क्या होता है, ये केवल और केवल, अब मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूं, इस वाले की बात करता हूं, तो इसमें केवल ये विंटर सीजन में रहती हैं, इधर तो थ्रू आउट द ईयर रहती है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये थ्रू आउट द ईयर। ऐसा क्यों होता है, देखो ये भी चीज समझ लेते हैं। पहले तो पोलर जेट्स का आप सिंपली ध्यान रखो कि इस वाले पार्ट में बनती है और थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहती है। जो मैं बोलूँ इसकी लेटिट्यूडनल लोकेशन है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होती रहती है, अलॉन्ग विद द सीजन शिफ्ट होती रहती है। अब आप याद करो, जब आपने वही ITCZ पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा कि समर में क्या होता है, नॉर्दर्न समर में ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, और विंटर में क्या होता है, इधर शिफ्ट कर जाता है। अब देखो होगा क्या, जब ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा, ये मैं बात कर लेता हूं ITCZ, ठीक है, और एक बार के लिए इंक चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब दूसरी का, जब ये नॉर्थवर्ड इसकी शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना शिफ्टिंग की बात चल रही है, शिफ्टिंग, ठीक है, नॉर्थवर्ड अगर शिफ्टिंग हो रही है, तो क्या होगा, ITCZ बाद में इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो पोलर जो जेट्स है ये भी थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएंगी। अब ध्यान रखना पूरा का पूरा, ये इसको आपको बार बार ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा एरिया उधर शिफ्ट होगा, ये वाला जो है पूरा शिफ्ट होगा, बट जो जेट स्ट्रीम है वो बहुत छोटी सी है, तो जब पूरा एरिया उधर शिफ्ट हो रहा है तो जेट स्ट्रीम भी उधर शिफ्ट हो जाएगी। और ये वाली क्या होगी, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये ब्लो तो करेगी बट इवेंचुअली पोलर जेट से मिल जाएगी और इसी के साथ ब्लो करने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समर्स में ये नहीं होती है, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो शिफ्टिंग होती है ITCZ की, वो बहुत ज्यादा नॉर्थवर्ड्स नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि इस वाले पार्ट में जो लैंड है, यहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे लैंड जो है वो रिलेटिवली कम है, तो इस वाले पार्ट में क्या होता है, ITCZ की शिफ्टिंग कम होती है, इसलिए जो सब ट्रॉपिकल जेट्स है वो यहाँ पे साउदर्न समर या नॉर्दर्न विंटर्स में भी, सॉरी
हाँ, साउदर्न समर या नॉर्दर्न विंटर्स में भी प्रेजेंट रहेगी, बट नॉर्थ में क्या है कि नॉर्दर्न विंटर्स में ही प्रेजेंट रहेगी। साउदर्न समर जो हो जाए, सॉरी, नॉर्दर्न समर जो होंगे उसमें जब तक समर कम होगा, जब तक पूरी शिफ्टिंग नहीं होगी तब तक तो रहेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, पोलर जेट्स हैं उनमें मिल जाएगी। ये हमारे हो गए परमानेंट जो जेट स्ट्रीम है उनके टाइप। उसके बाद कुछ नॉन परमानेंट भी होती हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल होती है। अगर मैं आपको बोलूं, एक तो सोमाली जेट, क्या है सोमालिया, नाम से मालूम चल रहा है सोमालिया से रिलेटेड कुछ है। और ये सोमालिया क्या है, आप अफ्रीका का अगर मैप देखोगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कुछ इस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनता है। ये हमारा हॉर्न ऑफ द अफ्रीका आ गया, ठीक है, बहुत मैंने रफली बनाया है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज सोमालिया कंट्री। बहुत वोलेटाइल कंट्री है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वॉर, सिविल वॉर चल रहा है, तो जाना माना मना होता है, बट ज्योग्राफी है तो हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ से एक जेट स्ट्रीम का ओरिजिन होता है और वो इधर इस डायरेक्शन में ब्लो करती है इन टुवर्ड्स इंडिया या साउदर्न एशिया, अगर मैं बहुत परफेक्टली बोलूँ। और ये जब हम इंडियन मानसून पढ़ रहे होते हैं तो तब भी हम पढ़ते हैं कि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मानसून को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये जो क्या है, ये सीजन में बनती है। कौन से सीजन में बनती है भैया, ये बनेगी जून से अगस्त में। फिर क्या होता है, खत्म हो जाती है, नहीं, फिर ये दूसरी डायरेक्शन में बहने लग जाती है। इसके अलावा टेम्परेरी और कौन सी है, देखो एक तो ये हो गई, और दूसरा हमें यहाँ दुनिया भर की नहीं पढ़नी है, हमें जितनी हमारी काम में है बस वही पढ़नी है। और हमारे काम में कौन सी आती है, तो सोमाली जेट आती है, और एक और आती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये क्या होता है, ये भी एग्जैक्टली इसी टाइम पे बनेगी, जून टू अगस्त। और ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट था, ये नॉर्थ ईस्ट था। तो यहां पे अब आपके माइंड में जैसे ही मैं लिखता हूं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, आपके माइंड में तुरंत ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आपको जेट स्ट्रीम समझ में आ रहा है, कि भाई ये क्या गणित लगा रहे हो आप। आपने पहले बताया था कि जेट स्ट्रीम जो होती है ये वेस्टर्ली होती है। कहा गया, ठीक है, ये थी वेस्टर्ली। वन सेकेंड, हमने यहाँ लिखा था इसे, यहाँ पे हमने लिखा था, ये वेस्टर्ली हमने लिखा था। तो वेस्टर्ली ये हम हर जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली नहीं होती है, मेजॉरिटी जो होती है वेस्टर्ली होती है, परमानेंट वाली दोनों वेस्टर्ली हैं। बट इनके अलावा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जेट स्ट्रीम भी होती हैं जो बनती हैं जिनके कारण हमें मालूम नहीं है। तो सोमाली जेट का और ईस्टर्ली जेट का, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि क्यों बनती है। थियरीज तो हमारे पास भी हैं, बट वहां पे क्या होगा, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली वो ईस्टर्ली भी है। तो ये स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। वैसे आपको जब मॉक टेस्ट देंगे तो हर किसी एग्जाम, हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा दैट, अभी हमारे करंट स्लाइड पे आ जाते हैं, वन सेकंड ना। हाँ, ये हमारी करंट स्लाइड है। तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा दैट ऑल जेट स्ट्रीम्स आर वेस्टर्ली। ट्रू और फॉल्स वाले आते हैं ना स्टेटमेंट, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, या फिर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो हो सकता है एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ रहे, तो आपको यहां से फॉल्स करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली भी होती है यूजुअली, कई ईस्टर्ली भी होती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसका एक अच्छा एग्जांपल है। या ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है दैट ऑल द जेट स्ट्रीम वी हैव कम नोन बाय दिस टाइम आर वेस्टर्ली। तो ये भी गलत है, हमें वेस्टर्ली भी मालूम है, हमें ईस्टर्ली भी मालूम है। तो ये हमारा ये हो गया कि ये टेम्परेरी होती हैं, सीजनल होती हैं। अब देखो, हमने जेट स्ट्रीम के बारे में इतना पढ़ लिया है, तो हम इतना पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये होनी चाहिए कि चलो पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो देखो, जेट स्ट्रीम्स के बहुत से रूल्स हैं। क्या है, एक तो देखो सबसे अच्छा तो होता है वेदर या क्लाइमेट में। वेदर या क्लाइमेट में क्या रोल है, कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं कि क्लाइमेट कैसा होगा। अब देखो, वापस से मैं अर्थ बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है, ये कोई भी जेट स्ट्रीम है। तो जेट स्ट्रीम क्या होगा, देखो अब आप इस चीज को ये समझना कि जेट स्ट्रीम क्या है। मैंने बोल दिया कि 150 से भैया 600 इसकी
किलोमीटर की विड्थ है। अब इतनी विड्थ में, एक बार के लिए आप इसको यहां समझना कि इतनी विड्थ के अंदर विंड ब्लो कर रही है। ये अगर मैं ये बोलूं तो ये इसके अंदर अंदर वाले एरिया में। अब यहां से अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं कि ये वाला पार्ट जो है, हाँ यहाँ पे, अब आप समझना, अगर यहाँ पे कोई एयर राइज कर रही है तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर दैट एयर कि वो इसको क्या करे, इसको पेनिट्रेट करके ऊपर उठ जाए। मैं अगर बोलता हूं कि यहाँ पे थर्मल कन्वेक्शन हो रहा है, थर्मल हीटिंग हो रही है, और उसके बाद कन्वेक्शन हो रहा है, तो जिससे एयर राइज कर रही है, एयर राइज करने से क्या होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। और यहाँ पे जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चाहे कितनी ही यहाँ पे हीटिंग कर दो, एयर कितनी ही ऊपर उठ जाए, जब तक जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है तब तक क्या होगा, ये इस वाली एयर को एस्केप करने ही नहीं देगी। तो होगा क्या कि ये वाली जो एयर है जो ऊपर उठी थी, क्या होगा, इसको यहाँ पे रास्ता नहीं मिल पाएगा, ये या तो यहीं रुक जाएगी, तो इसे और गर्म एयर यहां तक जाती रहेगी, और पूरा वाला पार्ट क्या होगा, एक गर्म एयर से भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर भी होगा और हाई प्रेशर भी होगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है भयंकर तो गर्मी पड़ती है और बारिश होती नहीं है। बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एयर स्टेगनेंट है, वो एयर वहां से एस्केप नहीं कर पा रही है। तो हमने कभी इस फिनोमेना को फील किया है? हम हमेशा करते हैं। आप सोचो, जब हमारे अप्रैल मई का टाइम होता है, अप्रैल मई का टाइम, उसमें भयंकर गर्मी पड़ती है, इवन स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, बट बारिश नहीं होती है, और होती है तो बहुत कम होती है, कोई इक्की दुक्की हो जाती है। ठीक है, पर बारिश वहां पे नहीं होता। ये हमारे लिए ऑलमोस्ट ड्राई सीजन है। अगर मैं बहुत पर्टिकुलरली बात करूं तो दैट आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम यूपी, और उस टाइम पे यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो जेट स्ट्रीम इस तरीके से क्या करती हैं, इस तरीके से जहां से भी ब्लो कर रही होती है वहां पे हाई प्रेशर बनाती हैं। ठीक है, और हाई प्रेशर बनाती है तो क्या होता है कि वहां पे वेदर द लैंड इज हीटिंग और नॉट, वो वहां पे हाई प्रेशर ही मेंटेन रहेगा। अब देखो, वापस से हम देखते हैं, एक चीज और समझना आप। मैंने आपको बताया था क्या कि जेट स्ट्रीम में मियांडरिंग होती है। अब ये हमने वापस से इक्वेटर बना दी। ठीक है, और एक बनाने दो मुझे आप इस कलर में। मैं कुछ ऐसा सा बना रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये कोल्ड वाला पार्ट है, कोल्ड एयर, और यहाँ पे मैंने बना दिया वार्म एयर। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही चुका होगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये रिजन ऐसे कुछ ऐसे मियांडरिंग वाला कुछ बना देगी कि कुछ पार्ट क्या हो रहा है, कोल्ड एयर का वार्म एयर में घुस रहा है, ज्यादातर पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट क्या हो रहा है, वार्म एयर का भी इधर पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है जो वार्म एयर का इधर जा रहा है, कोल्ड एयर की तरफ जा रहा है, इसे हम बोलते हैं या तो पीक या रिज। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जो इधर आ रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रो। ठीक है, अब इसको समझना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ध्यान रखो कि जो पोल्स की तरफ दैट इज पीक, पीक और पोल्स दोनों सेम है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर रिजेस लिखा हुआ आ जाए, और 90% रिजेस ही लिखा हुआ आता है, और आपको लिखना भी रिजेस ही है। रिज क्या होता है कि सरफेस से ऊपर कुछ पार्ट ऑफ द लैंड होता है जो उठा हुआ होता है, तो इधर भी ये ऊपर उठ रहा है और रिज भी ऊपर उठी हुई थी, तो इट्स नेम इज रिज। ये लॉजिक मैंने निकाला है। लॉजिक क्या बोले, एक तो बनाया है कि कुछ कि आपको याद रह जाए, लॉजिक तो नहीं है ये, कुछ याद रह जाए बस वो वाली बात है। ट्रो खड्डा वाली बात होगी तो इसलिए इसे ट्रो बोल दिया। अब देखो क्या होगा, कई बार कि जब ऐसे ऐसे विंड ब्लो करेगी, जेट स्ट्रीम ब्लो करेगी, ठीक है, इस तरीके से ब्लो कर रही है, तो एक आप वर्ड सुन सकते हैं कई बार, जेट स्ट्रीक। ये बहुत अनकॉमन है कि ये आपके ये जीएस में पूछ लिया जाए, बट हमें तैयारी करनी है नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि हम शॉक्ड में एकदम ना हो जाए कि भाई ये क्या लिख दिया है, क्या पूछ लिया है। इतना हमें झटका नहीं भी मालूम हो तो चल जाएगा, बट बेसिकली सुपरफिशियल तो मालूम होना चाहिए और झटका नहीं लगना चाहिए, कम से कम हमने नाम सुना हो। तो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल, और जो ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें तो मालूम होना चाहिए, उन्हें तो इन एंड आउट सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि लोकलाइज रीजंस होते हैं, लोकलाइज्ड रीजन विद इन जेट स्ट्रीम, जहां पे विंड की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। विंड वेलोसिटी क्या है, बहुत तेज हो जाती है,
और इसे हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो अब क्या होता है, अब इस पूरा जो मैंने समझाया इसको, इसके एप्लीकेशन का पार्ट आ चुका है, समझना। ट्रोर को ट्रोर रिजेस बनते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद भी होना चाहिए। उसके बाद जेट स्ट्रीक क्या होता है, जेट स्ट्रीक में क्या होता है कि विंड की जो स्पीड होती है काफी तेज हो जाती है। अब देखो क्या होगा, अगर विंड की स्पीड तेज है, इफ विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, इफ विंड इज ब्लोइंग विद हाई वेलोसिटी, तो क्या होगा, तो देखो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ पार्ट ऑफ द विंड वहां से एस्केप कर जाए। फॉर एग्जाम्पल यही समझिए आप, ये एक जेट स्ट्रीम है, ठीक है, इसमें विंड बहुत तेज ब्लो कर रही है, ठीक है, और इसमें मियांडर्स भी हैं, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, विंड यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, फिर वापस यूं हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलेगी। अब क्या होगा, मान लीजिए इस वाले पार्ट में यहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जेट स्ट्रीक है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, कुछ एक विंड एस्केप कर जाएगी, थोड़ी सी विंड बाहर चली जाएगी, अपना जो जेट स्ट्रीम वाला पार्ट है उसको छोड़ देगी, पूरी नहीं छोड़ेगी, थोड़ी बहुत छोड़ देगी। और ऐसा जरूरी भी नहीं हमेशा छोड़े, बट कॉन्सेप्ट के लिए समझिए, यहां से छोड़ के निकल जाएगी, तो क्या होगा, तो जेट स्ट्रीम में जो विंड निकली है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई ना कोई एयर इसके नीचे से आएगी, ठीक है। इस चीज को आप कुछ उसी तरीके से समझ लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है और नीचे वार्म एयर पड़ी है, ठीक है, वार्म एयर पड़ी है, बट वार्म एयर को क्या मिल रहा है, ऊपर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। अब यहां से कुछ विंड निकली है इस जगह से, तो ये वाली तुरंत उसको कॉम्पनसेट करेगी। अगर ये कॉम्पनसेट हो रही है, ये तो पता नहीं कहां चली गई है, तो ये जब ऊपर उठेगी तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए वापस से लगाएगी, तो एक क्या होगा, डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, डिप्रेशन या लो प्रेशर, कहाँ क्रिएट हो जाएगा, नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे से एयर ऊपर जा रही है, और हम सभी को मालूम है अगर जब एयर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाती है तो क्या होगा कि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तभी तो जा रही है, इसके अंदर चली गई है। अब क्योंकि ऊपर उठना इस, अगर ऊपर उठ रही है तो सिंपली बात है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अब जब लो प्रेशर हो चुका है तो क्या होगा, उसको जो कंपनसेट करने के लिए मैंने बोला आपको एयर आएगी, वो किस तरीके से आएगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में आएगी, और उसने हम बोलते थे साइक्लोन। वापस से आप समझना इसको, नए यहाँ पर देखो, यहाँ पे जेट स्ट्रीम है, आप समझिए कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एयर है जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर पूरा पैक हो चुका है। अब यहाँ से जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है, बट इसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इसको यहीं पे रोक के रखा हुआ है। जब तक रोक के रखा हुआ है तब तक यहाँ पर कंडीशन है हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, इनको हम बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जेट स्ट्रीम जो अभी बह रही है, इसने जब तक एयर को रोके हुए रखा हुआ है तब तक यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक या हाई प्रेशर कंडीशन है इस एरिया में, इसके नीचे सरफेस तक। जैसे ही इस एयर को यहाँ पे ऊपर उठ के भागने का चांस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएंगी, अब कंडीशन हो जाएंगी साइक्लोनिक, ठीक है। तो वेदर कंडीशन हमने देखी थी, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जेट स्ट्रीम जो होती है एंटी साइक्लोन्स भी बनाती है और जेट स्ट्रीम साइक्लोन्स भी बनाती हैं। ये साइक्लोन्स कौन से हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो यूजुअली जेट स्ट्रीम नहीं बनाती हैं, उनका कारण अलग होता है, बट जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, वो जेट स्ट्रीम बहुत ज्यादा बनाती है, ठीक है। और जब ये हमने जो देखा था, एक सेकेंड, ये वाला जो अप्रैल मई में इधर कहाँ हमारा मैप था, लिखा था हमने, हाँ, अप्रैल मई में जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो गर्म रहता है, गर्म रहने के बाद भी वहां पे क्या होता है कि वहां पे बारिश नहीं होती है, वो हमारी कंडीशन थी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, कि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो जाती है। अब देखो और क्या क्या करती है, इस चीज को भूलना नहीं है, पाथ है मियांड्रिंग, इस तरह से चल रही है, ट्रेवल कर रही है सर्कमपोलर, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब कई बार क्या होता है कि टेंडेंसी क्या होती है कि ये वाला जो एयर होती है इधर पुश करती रहेगी, क्योंकि इसे इधर मुड़ना है तो ये क्या करेगी, थोड़ा सा इधर पुश करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पाथ बन जाएगा थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से
फिर बाद में, और ये भी ऊपर जा रही है तो इसकी भी टेंडेंसी क्या होती है कि इधर की तरफ ये रहती है यूं, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वापस से यूं हो जाएगा, काफी इधर आ जाएगा। और इवेंचुअली क्या होता है, कई बार, नॉट ऑलवेज बट कई बार क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो है ये अलग ही हो जाता है, ये कुछ ऐसे। ऑक्सबाउ लेक वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, बिल्कुल बस वही कंसेप्ट है। जैसे ऑक्सबाउ लेक्स क्या होती हैं, एक मियांड्रिंग रिवर जब अपना पाथ स्ट्रेट कर लेती है तो जो लेक बन जाती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक। वैसे ही है, बस ये एक साइक्लोन बन गया ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है। तो जब मियांड्रिंग जेट स्ट्रीम अपना पाथ स्ट्रेटन कर लेती है किसी एरिया से तो वहां पर कोल्ड एयर का साइक्लोन बन जाता है। तो ये भी एक इसका रोल हो चुका है। और सबसे बड़ा रोल है इंडियन मॉनसून में। देखो हम यहाँ पे पूरा इंडियन मॉनसून नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं इंडियन मॉनसून का। और वो पार्ट क्या है, देखो ऐसे करके कुछ है, ये आप देखो, काफी बड़ा बना दिया मैंने, एक सेकंड। ये हम बना लेते हैं इंडियन कोस्ट कुछ इस तरीके से। अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, 1 सेकंड। इसको आप देखो ऐसा, यहाँ पे मैंने आपको सोमाली जेट बताया था, सोमाली जेट का फिनोमेना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे मेडागास्कर वाला रीजन है, मेडागास्कर के ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। इंडियन समर में यहाँ पर जून के आसपास हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और यहाँ पे आईटीसी अभी क्या है, यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स जो है अटकी हुई हैं, ठीक है। अभी सॉरी, अप्रैल में जेट स्ट्रीम रहती है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, इसलिए यहाँ भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है। अभी मैं बात करता हूँ अप्रैल की, आप समझना अप्रैल की, अप्रैल मंथ की बात चल रही है, और इधर भी हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जेट यहीं से बह रही है, ये है, ये लिख दीजिए आप, सब ट्रॉपिकल जेट। तो जब तक सब ट्रॉपिकल जेट बह रही है तब तक उसने नीचे एयर को दबाए हुए रखा हुआ है, तो अभी तक लो प्रेशर नहीं बन पा रहा है। अब हम जाते हैं मंथ ऑफ अगस्त, जून में, नॉट अगस्त, जून में जाते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ यहीं से। हम जाते हैं मंथ ऑफ जून में। जून में क्या होगा, जो एस टी जे है ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार के लिए ऐसा ही समझ लो आप, थोड़ा रफली हम बनाते हैं। ये एस टी जे इधर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, टिबेटियन प्लेट्यू पे चला जाएगा, उसको भी क्रॉस कर देगा, नॉर्थवर्ड ऑफ टिबेटियन प्लेट्यू। तो क्या होगा, टिबेटियन प्लेट्यू के भी बाहर चला गया तो टिबेटियन प्लेट्यू पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, अब इस हाई प्रेशर वाले जोन को क्या मिल गया है, यहां से एयर इंडिया में भेजने का चांस मिल गया है, क्योंकि हमें मालूम है एयर ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब एयर कैसे ब्लो करेगी, ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये थोड़ी सी ऊपर जब ये ब्लो कर रही होती है तो यहीं पे एक बन जाती है सोमाली जेट। कारण क्या है बनने का हमें मालूम नहीं है, बस हमें ये मालूम है कि इस टाइम पे बन जाती है। और ये क्या करेगी, जो ये हाई प्रेशर से, जो ओशन के अंदर हाई प्रेशर बना, यहां से जो विंड ब्लो कर रही है, जिसके पास मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को लेके ये ट्रेवल करेगी टू द हिमालयाज, ठीक है। अगर मैं लिख दूं ये हिमालयाज है, तो यहां तक ट्रेवल करेगी। यहां पर ट्रेवल करके क्या होगा, देखो बीच में अरावली आ गया, तो अरावली के तो पैरेलल आ गई ये डायरेक्शन, तो हिमालय से टकराएगी और यहाँ बारिश करेगी। सोमाली जेट का काम क्या हुआ, यहाँ पे सोमाली जेट का काम हुआ कि जो भी मॉइस्ट एयर साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे ब्लो कर रही है, सबकॉन्टिनेंट पे आ रही है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, अमाउंट को बढ़ा देता है। अब ध्यान रखना, सोमाली जेट जो है वो हाई एल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम नहीं है, ये एक लो एल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पर ये बारिश करेगी, बारिश करने के बाद क्या होगा, एयर बहुत हल्की हो जाएगी, ये वापस से उठेगी और यहां पर बनती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करेगी, जब ये इधर से एयर को, जो उठ चुकी है यहाँ पे एयर, इसको लेकर आएगी और यहाँ पर वापस से सिंक करवा देगी, ठीक है, यहाँ पर वापस से बैठवा देगी, तो यहाँ पे वापस से हाई प्रेशर बना रहेगा। तो इस तरीके से जो दो जेट स्ट्रीम्स हैं, सोमाली जेट और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये क्या करती है, ये इंडियन मॉनसून को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
ठीक है, अब देखो सवाल कैसे आ सकते हैं। ये हमारा जेट स्ट्रीम के बारे में हो चुका है, इसके अलावा जेट स्ट्रीम कुछ भी नहीं है, हमने सारे इसके पॉइंट्स देख लिए हैं। और अगर कुछ होता है तो वहां पे हमारा क्या आएगा, अब एनालिटिक पार्ट आएगा। अब देखो होता क्या है, यूपीएससी में आपसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो केवल स्टेटमेंट आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि आपसे सोमाली जेट पूछा जाए, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली पूछा जाए, ठीक है। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। स्टेटमेंट में क्या पूछा जाता है यूपीएससी में, वी ऑल नो कि ट्रू और फॉल्स है, तो वो आपको वहां देखना है। माइट भी कुछ नए इन्वेंशन लेके आए तो आपको स्टेटमेंट समझना है, उसके हिसाब से अपना जवाब दे देना है। उसके अलावा क्या होता है, देखो मेंस वाला पार्ट जो आता है, मेंस में क्या होता है, आई रिमेंबर शायद 2020 में, इधर इन 2020 या तो मेंस में था या फिर किसी एग्जाम के, मतलब किसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में था। उसमें सिंपली लिखा हुआ था कि इंडियन मॉनसून पे जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। अब आपको यहाँ क्या करना है इसके जवाब में, देखो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट गया, हमें अभी फोकस करें कंटेंट पे। कंटेंट में क्या डालना है, कंटेंट में आपको डालना है कि इंडियन मॉनसून पे जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट क्या है। तो आपको क्या लिखना है कि जो सोमाली जेट होती है वो मॉइस्चर को लेकर आती है, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली होती है जो ड्राई होती है और ईस्टर्न डायरेक्शन से बहती है, वो वापस एयर को सिंक करती है। तो जितनी ये स्ट्रांग रहती है उतना ही क्या रहता है, मॉनसून स्ट्रांग रहता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम पे अगर अर्थ में कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं एल नीनो, इधर बन गया एल नीनो या लानीना बन गया, कुछ भी बन गया। अरे यार लिखने में थोड़ा अजीब वो लग रहा है, नई स्लाइड ले लेते हैं। ये बहुत सिंपल से दो वर्ड हैं जो हम ज्योग्राफी में बार बार पढ़ते हैं, एक लो प्रेशर है, एक हाई प्रेशर है। एल नीनो इज लो प्रेशर ऑफ पेरुवियन कोस्ट, ये हाई प्रेशर एट पेरुवियन कोस्ट। अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अल नीनो और लानीना का क्या इंपैक्ट होगा जेट स्ट्रीम पे, सोमाली जेट पे क्या इंपैक्ट होगा, या सोमाली जेट पे नहीं तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पे क्या इंपैक्ट होगा, तो वहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी एल नीनो बनता है तो लो प्रेशर कहाँ है, साउथ में है। तो जो शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जेड है उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, और जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट किधर मूव कर रही थी, ये इधर मूव कर रही थी ना, हाँ सब ट्रॉपिकल जेट तिब्बतन प्लेटो को क्रॉस करके मूव कर रही थी, उतना मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी इधर लो प्रेशर है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा, नॉट हमेशा बट यहाँ पे काफी ज्यादा हाई प्रेशर रहेगा, या उतना शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी हाई प्रेशर की नॉर्थवर्ड, तो यहाँ बारिश कम होगी। लानीना होगा, लो प्रेशर सॉरी हाई प्रेशर हो रहा है तो ये ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। ये बस आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारे जेट स्ट्रीम के टॉपिक को हम यही कंक्लूड करते हैं। जब हम इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे या किसी और चीज को पढ़ेंगे जहां इसके कुछ यूजेस हैं, एनालिसिस है, इम्पैक्ट्स हैं, तो हम इसको वापस से वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द डे, बाय बाय।